क्या विपक्ष का ये नया दाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदन में बयान देने पर मजबूर कर देगा, या फिर विपक्ष का ये नया दाव यानी अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष पर ही भारी पड़ जाएगा? मणिपुर मुद्दे के बाद विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि इस पूरे मुद्दे पर सरकार की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह न बोलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना पक्ष रखें, लेकिन तभी से अमित शाह इस मुद्दे पर बोल रहे हैं। ऐसे में विपक्ष को एक हथियार मिला अविश्वास प्रस्ताव का। इससे पहले कि आपको बताएं कि अविश्वास प्रस्ताव क्या है और कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मजबूर करेगा कि वो सदन में मणिपुर के मुद्दे पर भाषण दे, आपको एक बयान की तरफ ले जाना चाहेंगे। हमें पता है कि लोकसभा में हमारी कितनी संख्या है, लेकिन बात सिर्फ संख्या की नहीं है। यह विश्वास प्रस्ताव मणिपुर में इंसाफ की लड़ाई का भी है। इस प्रस्ताव के जरिए हमने संदेश दिया है कि भले ही पीएम मोदी मणिपुर को भूल गए हैं, लेकिन इंडिया अलायंस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ा है। हम इस मामले में सदन के अंदर पीएम से उनका जवाब चाहते हैं। 26 जुलाई को यह बात लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने कही। लोकसभा में केंद्र सरकार के खिलाफ गौरव गोगोई के अविश्वास प्रस्ताव का 50% सांसदों ने समर्थन किया। इसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। तो चलिए जानते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव क्या है, क्या इसके मायने हैं और कैसे विपक्ष का यह अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष पर भी भारी पड़ सकता है। लोकसभा देश के लोगों की नुमाइंदगी करता है। यहां जनता के चुने हुए प्रतिनिधि बैठते हैं, इसलिए सरकार के पास इस सदन का विश्वास होना जरूरी है। इस सदन में बहुमत होने पर ही किसी सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार मिलता है। अविश्वास प्रस्ताव लाने की वजह यह है कि सरकार के पास लोकसभा में बहुमत है या नहीं, ये जांच करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव का नियम बनाया गया है। किसी भी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसे पास कराने के लिए लोकसभा में मौजूद और वोट करने वाले कुल सांसदों में से 50% से ज्यादा सांसदों के वोट की जरूरत होती है। संसदीय प्रणाली में इस नियम का जिक्र कहां है, यह भी एक बड़ा सवाल है। भारतीय लोकतंत्र में इसे ब्रिटेन के वेस्टमिनिस्टर मॉडल की संसदीय प्रणाली से लिया गया है। संसदीय प्रणाली के नियम 198 में इसका जिक्र किया गया है। अब बड़ा सवाल यह है कि साफ तौर पर दोनों ही सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत है, तो फिर आखिर विपक्ष किन मायनों पर, किस आधार पर अविश्वास प्रस्ताव को लाया है? लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले सांसद ने खुद भी माना है कि उनके पास बहुमत नहीं है। इसके बावजूद सदन में प्रस्ताव लाया गया है। दरअसल मॉनसून सत्र के पहले से ही विपक्षी दल मणिपुर हिंसा के मामले में पीएम नरेंद्र मोदी से संसद में बयान देने की मांग कर रहे हैं। वो सरकार के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री पर बयान देने का दबाव बना रहे हैं। यही वजह है कि इस मुद्दे पर कई दिनों के विरोध और हंगामे के बाद आखिरकार बुधवार को सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 2 अलग अलग नोटिस दिए गए। विपक्षी दलों को भरोसा है कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के समय पीएम नरेंद्र मोदी को स्पीच देनी पड़ेगी। अविश्वास प्रस्ताव लाने के 10 दिनों के अंदर चर्चा करके वोटिंग करवाना जरूरी है। मंत्रिपरिषद के प्रमुख होने के नाते प्रधानमंत्री को लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान जवाब देना होता है। इस दौरान विपक्षी दलों के लगाए आरोपों पर पीएम नरेंद्र मोदी को अपनी बात रखनी होगी, यानी अविश्वास प्रस्ताव के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भाषण देने पर मजबूर किया जा सकता है। संसद के रिकॉर्ड के मुताबिक 2019 के बाद पीएम मोदी ने लोकसभा के कार्यकाल के दौरान कुल 7 बार डिबेट में हिस्सा लिया है। इनमें से 5 मौकों पर उन्होंने राष्ट्रपति के भाषण के बाद जवाब दिया है, जबकि एक बार उन्होंने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनाए जाने को लेकर और दूसरी बार लोकसभा स्पीकर के तौर पर ओम बिरला के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान बिरला के शपथ ग्रहण समारोह में अपनी बात रखी है। देखा जाए तो इस बार के अविश्वास प्रस्ताव का हश्र भी तय है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की ओर से लाए जाने वाले अविश्वास प्रस्ताव का हश्र लगभग तय है। इसकी वजह यह है कि लोकसभा में बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए के पास बहुमत है। अब बड़ा सवाल यह है कि अविश्वास प्रस्ताव सदन में ज्यादातर बार फेल होता है, लेकिन फिर भी विपक्ष का हथियार क्यों है? 1963 में पहली बार प्रजा स्पेशलिस्ट पार्टी के नेता जेबी कृपलानी ने लोकसभा में पहला अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। हालांकि वोटिंग में पीएम जवाहरलाल नेहरू की सरकार बहुमत हासिल करने में कामयाब रही। आचार्य कृपलानी ने इस अविश्वास प्रस्ताव को पेश करते हुए कहा था, मेरे लिए ये बेहद दुख की बात है कि मुझे ऐसी सरकार के खिलाफ प्रस्ताव लाना पड़ रहा है जिस सरकार में मेरे 30 साल पुराने कई दोस्त शामिल हैं। इसके बावजूद अपने कर्तव्य और अंतरात्मा की आवाज पर सरकार की जवाबदेही के लिए मैं ये प्रस्ताव ला रहा हूं।
उनके शब्दों से यह साफ था कि वो जानते हैं कि बहुमत सत्ताधारी पार्टी के पास है, लेकिन अगर किसी नेता को मजबूर करना है, खासकर नेतृत्व कर रहे नेता को मजबूर करना है कि वो किसी मुद्दे पर बयान दें, तो अविश्वास प्रस्ताव लाजमी तौर पर विपक्ष का हथियार बनता है। इसके जवाब में पीएम जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि इस तरह के प्रस्ताव के जरिए सरकारों को समय समय पर परीक्षण किया जाना अच्छा है, खासकर तब भी जब सरकार गिरने की कोई संभावना ना हो। यानी हमेशा से ही अविश्वास प्रस्ताव को एक हथियार के तौर पर देखा गया है। अविश्वास प्रस्ताव के दौरान सभी दलों के सांसद राज्य या देश से जुड़े सवाल पूछते हैं, सरकार को इसका जवाब देना पड़ता है। 2018 में टीडीपी के सांसदों ने आंध्र प्रदेश से जुड़े मुद्दे पर सवाल पूछे थे। अब बड़ा सवाल यह भी है, क्या विपक्ष का यह बड़ा हथियार विपक्ष पर ही भारी पड़ सकता है? इसकी 3 वजहें हैं। भले ही विपक्षी दलों की ओर से केंद्र सरकार के खिलाफ सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा हो, लेकिन विपक्ष का यह दाव उल्टा पड़ सकता है। पहली वजह है संख्या बल। लोकसभा के 537 सदस्यों में से विपक्षी अलायंस इंडिया के पास 143 सांसद हैं। वहीं मोदी सरकार के समर्थक लोकसभा सांसदों की संख्या करीब 333 है। ऐसे में संख्या बल सरकार विपक्षी दलों पर भारी पड़ेगी। दूसरी वजह है अविश्वास प्रस्ताव गिरने से विपक्ष की आलोचना। इस बात की संभावना है कि अविश्वास प्रस्ताव के गिरने के बाद मोदी सरकार 2024 लोकसभा चुनाव में इस मुद्दे को विपक्षी दलों की आलोचना के तौर पर इस्तेमाल करेगी। तीसरी वजह है लोकसभा में विपक्षी वक्ताओं की कमी। विपक्षी दलों के कई बोलने वाले फायर ब्रांड नेता जैसे राहुल गांधी, अखिलेश यादव, भगवंत मान, आजम खान लोकसभा में इस प्रस्ताव पर होने वाली चर्चा में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। वहीं सरकार की ओर से पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर समेत कई मंत्री विपक्षी दलों के आरोपों पर तैयारी के साथ कड़ा जवाब दे सकते हैं। अब राज्यसभा के उन 2 नियमों पर गौर करेंगे जिसकी वजह से कार्यवाही नहीं चल पा रही। 26 जुलाई को राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने मणिपुर हिंसा मामले में रूल नंबर 176 के तहत चर्चा की अनुमति दी। इस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भड़क गए। गुस्से में तमतमाते हुए खड़गे ने सभापति के इस फैसले का विरोध करते हुए कहा कि सदन के सभी कामकाज को रोककर सिर्फ इसी मुद्दे पर बहस हो। हमने रूल नंबर 267 के तहत चर्चा के लिए नोटिस भेजा है। ऐसे में सवाल उठता है कि पक्ष और विपक्ष दोनों मणिपुर हिंसा पर चर्चा चाहते हैं, तो पेंच कहां फंसा है? अब पेंच फंसाने वाले उन 2 नियमों के बारे में जानते हैं। रूल नंबर 176। मणिपुर हिंसा पर केंद्र सरकार राज्यसभा की नियम पुस्तिका के रूल नंबर 176 के तहत चर्चा के लिए तैयार हो गई। दरअसल इस नियम के जरिए सदन में किसी मुद्दे पर 2.5 घंटे तक चर्चा की अनुमति मिलती है। इससे ज्यादा समय तक किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं हो सकती। कोई भी सदस्य किसी खास मुद्दे पर लिखित नोटिस देकर इसकी मांग कर सकता है। इस प्रस्ताव पर 2 अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। इसके बाद सभापति उसी दिन या अगले दिन इस मुद्दे पर चर्चा करवा सकते हैं। चर्चा के बाद किसी मुद्दे पर वोटिंग नहीं करवाई जा सकती। रूल नंबर 267। राज्यसभा रूल बुक के पेज 92 के नियम 267 का जिक्र करता है। इस नियम के तहत दिन भर के लिए सदन में सूचीबद्ध बाकी विषयों को छोड़कर किसी जरूरी मुद्दे पर लंबे समय तक बहस होती है। इस नियम के तहत किसी जरूरी विषय पर चर्चा के लिए कोई भी सदस्य प्रस्ताव पेश कर सकता है। चर्चा के बाद वोटिंग भी होती है। पूर्व लोकसभा सेक्रेटरी पीडीटी आचार्य का कहना है कि लोकसभा के किसी जरूरी मुद्दे पर चर्चा या किसी की निंदा के लिए स्थगन प्रस्ताव का नियम होता है। लोकसभा के पास सरकार गिराने का पावर होता है, जबकि राज्यसभा सरकार नहीं गिरा सकती। राज्यसभा में लोकसभा की तरह कोई नियम नहीं होने की वजह से विपक्ष सरकार से जवाब मांगने या चर्चा के लिए रूल नंबर 267 का इस्तेमाल करता है। जानिए, अगर इतिहास को देखा जाए तो अब तक हमेशा ही सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को एक हथियार के तौर पर विपक्ष इस्तेमाल करता रहा है और इस बार भी पीएम मोदी को मणिपुर मुद्दे पर भाषण देने के लिए मजबूर करने के लिए विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव का सहारा लिया है। अगर बात की जाए कि क्या यह अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष पर भारी पड़ेगा, तो आलोचना के तौर पर बिल्कुल 2024 के लोकसभा चुनावों में विपक्ष को इन कई सारे सवालों का सामना करना होगा, क्योंकि बहुमत के हिसाब से अविश्वास प्रस्ताव सदन में फेल हो जाएगा। देखना यह है कि क्या विपक्ष का यह हथियार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जल्द ही मणिपुर मुद्दे पर कोई भाषण देने पर मजबूर कर पाएगा। दूसरी तरफ मणिपुर मुद्दे की बात की जाए तो अभी मणिपुर में हालात बेहतर करने के लिए केंद्र सरकार ने दोनों ही समुदाय से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। इसके साथ साथ मणिपुर पर सुनवाई मणिपुर में न होकर असम में करवाने की कोशिश की जा रही है। तमाम बड़े अपडेट्स के साथ नेशन स्पीक्स हाजिर होता रहेगा। बने रहिए नेशन स्पीक्स के साथ और नेशन स्पीक्स के यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।